नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अपनी मुलाकात के दौरान किसानों के चहुमुखी विकास की बात को दोहराया। कहा, भारत और रूस की मित्रता के कारण भारत के किसानों को खाद की नहीं हुई समस्या। यूपी में बनेगा वृक्षारोपण का नया रिकॉर्ड। यूपी में एक ही दिन में लगाए जाएंगे 36.46 करोड़ पौधे। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 36.46 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य। केवाईसी ने बनाया नया कीर्तिमान। पहली बार खादी और ग्रामोद्योग का कारोबार 1.5 लाख करोड़ रुपए के पार। पिछले 10 वर्षों में उत्पादन में 315% और बिक्री में 400% की वृद्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने खादी की बिक्री को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। मुख्य समाचार के बाद खबरें अब विस्तार से। विदेश दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अपनी मुलाकात के दौरान किसानों के चहुमुखी विकास की बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि भारत और रूस की मित्रता के कारण ही भारत के किसानों को खाद की समस्या नहीं हुई। भारत रूस मित्रता के कारण जब दुनिया फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर के संकट से गुजर रही थी, हमारी मित्रता और हमारे सहयोग के कारण मैं मेरे देश के किसानों को फर्टिलाइजर में मुसीबत में नहीं आने दिया। फर्टिलाइजर की उनकी जो आवश्यकता है उसकी पूरी करने में हम सफल रहे और उसमें हमारी मित्रता का भी बहुत बड़ा रोल है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए हम कमिटेड हैं। आने वाले भी दिनों में किसानों के हितों के लिए हम चाहेंगे कि रशिया के साथ हमारा सहयोग और अधिक बढ़ता रहे। उत्तर प्रदेश में आगामी 20 जुलाई को एक ही दिन में 36.46 करोड़ पौधे लगाए जाने का एक नया रिकॉर्ड बनने वाला है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 की समीक्षा की। एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को इसी वर्ष 36.46 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य मिला है। मुख्यमंत्री योगी ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से इस लक्ष्य को हर हाल में 20 जुलाई को हासिल करने का निर्देश दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी केवीआईसी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्पादन, बिक्री और नए रोजगार सृजन का नया रिकॉर्ड बनाया है। केवीआईसी अध्यक्ष मनोज कुमार ने आंकड़ों को जारी किया। उन्होंने बताया कि केवीआईसी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 में केवीआईसी के प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्र में 10.17 लाख नए रोजगार का सृजन किया है, जिसने ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था को सशक्त किया है। केवीआईसी अध्यक्ष मनोज कुमार से खास बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता गिरीश निशाना ने। खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने नया कीर्तिमान रचा है। क्या है ये कीर्तिमान, इस पे ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केवीआईसी के चेयरमैन मनोज कुमार साहब। सर, किस तरह का आपने कीर्तिमान रचा है? माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में खादी ग्रामोद्योग आयोग ने 2023-24 में बिक्री का आंकड़ा पहली बार 1.5 लाख करोड़ को पार किया है। 1,55,000 करोड़ रुपए की बिक्री का आंकड़ा और 10 लाख लोगों से ज़्यादा रोजगार, ये पहली बार हुआ है और ये ऐतिहासिक है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के 10 सालों के अथक प्रयासों का ये नतीजा है कि पूज्य बापू की विरासत आज नित नई ऊंचाइयों को छू रही है। आने वाले साल में भी हम लोग इसी लगन और परिश्रम से देश के लिए काम करने का प्रयास जारी रखेंगे। वर्ष 2013-14 और अब वर्ष 2023-24 में आंकड़े क्या कहते हैं खादी के? 2013-14 का आंकड़ा 31,000 करोड़ रुपए था और 10 सालों में
ये बिक्री का आंकड़ा 31,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया और ये ऐतिहासिक ऊंचाई माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी पूरी टीम ने इसको अचीव करने का काम किया। ग्रामीणों के लिए रोजगार सृजन किस तरह से बढ़े हैं? हमने इस साल नए रोजगार 10,17,000 लोगों को नए रोजगार देने का काम किया है और ये रोजगार 2013-14 में करीब 5.5 लाख लोगों का था। आप सोचिए 10 सालों में रोजगार में दोगुना की ये वृद्धि, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के कमिटमेंट को दर्शाती है कि कैसे वो ग्रामीण भारत के लिए काम कर रहे हैं, कैसे ग्रामीण भारत में जुड़े हुए लोगों के लिए विकास की नई नई स्कीम लेकर वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं। फिलहाल उत्पादन को किस तरह देखते हैं? 1,08,000 करोड़ रुपए का उत्पादन और 1,55,000 करोड़ रुपए की बिक्री। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने पिछले 10 सालों में कहाँ 30,000 करोड़ रुपए से नीचे की उत्पादन और बिक्री और कहाँ 1.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का बिक्री आज 2024 में। ये बताने के लिए काफ़ी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस विभाग ने दिन रात काम करने का प्रयास किया है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंदर खादी निरंतर आगे बढ़ रही है और नया कीर्तिमान स्थापित कर सबको बता दिया है कि खादी कहीं पीछे नहीं है। कैमरामैन राजेश रेक्की के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। किसान मानसून में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से 3 प्रकार की फसलों में बेल वाली सब्जियां, खड़ी फसल की सब्जियां और जमीन के अंदर उगने वाली सब्जियां लगाकर बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे, इस खास रिपोर्ट में। बरसात के मौसम में सब्जियों की खेती करने से पहले किस्मों का चयन मौसम के अनुसार किसानों को करना चाहिए। बारिश के मौसम में वायरस से होने वाले रोगों का प्रकोप ज्यादा रहता है, इसलिए कीट व रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए। देश में अलग अलग मौसम में अलग अलग सब्जियों की खेती होती है, जैसे सर्दी, गर्मी और बरसात। इन तीनों ही मौसम में अलग अलग सब्जियों की खेती की जाती है। लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी भी हैं जिनकी खेती साल भर यानी 12 महीने हो सकती है, जैसे मूली, पालक, पत्ता गोभी, बैंगन आदि। हालांकि ऐसा देखा गया है कि बहुत से किसान बेमौसम सब्जियों की खेती भी करने लगे हैं और इन बेमौसमी सब्जियों की पैदावार लगभग आधी हो जाती है। लेकिन सब्जी मंडियों में इन सब्जियों की कीमत अच्छी खासी होती है, जिससे किसानों को शानदार मुनाफा मिलता है। देश में मानसून का महीना जून से लेकर अगस्त तक या ज्यादा से ज्यादा 15 सितंबर तक रहता है। ऐसे में बरसात में जहां कुछ सब्जियों को नर्सरी में तैयार किया जाता है, तो वहीं बहुत सी सब्जियों के बीजों को सीधे खेतों में बोया जाता है। आमतौर पर बरसात के सीजन में 3 तरह की सब्जियों की खेती होती है: बेल वाली सब्जियां, खड़ी फसल की सब्जियां और जमीन के अंदर होने वाली सब्जियां आदि। अगर बरसात में बोई जाने वाली फसलों के नाम की बात करें तो फूल गोभी, पत्ता गोभी, खीरा, बैंगन, लोबिया, करेला, लौकी, पालक, तुरई, बीन्स, भिंडी, प्याज, चौलाई, मिर्च और मूली इत्यादि हैं। वहीं अगर बरसात में बोई जाने वाली सब्जियों की विशेषताओं की बात करें तो ये फसलें वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं। जून जुलाई में प्री मानसून के ठीक बाद इनकी बुआई शुरू हो जाती है। अगस्त सितंबर और अक्टूबर में कटाई होती है। इन्हें सफलतापूर्वक बढ़ने के लिए पानी और गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। किसान सब्जियों की खेती के दौरान कृषि विशेषज्ञों की सलाह का ध्यान रखें। टमाटर, मिर्च, तुरई, लौकी, गोभी और प्याज आदि पौध से उगाई जाने वाली प्रमुख सब्जियां हैं। ये अच्छी सफल फसल उगाने के लिए पौधे का स्वस्थ होना बेहद जरूरी होता है। इसलिए पौधशाला की मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में जैविक पदार्थ होने चाहिए। खरीफ में नर्सरी के लिए ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए जहां पानी नहीं ठहरता या भरता हो। इसके अलावा बारिश में वायरस से होने वाले रोगों का प्रकोप ज्यादा रहता है, इसलिए कीट व रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आइए अब नजर डालते हैं मौसम के मिजाज पर। देश के कई इलाके मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के उधम सिंह नगर, चंपावत और नैनीताल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। भारी बारिश की वजह से मुंबई समेत पुणे, सिंधुदुर्ग और रायगढ़ सहित कई जिलों में अवकाश घोषित किया गया है। साथ ही मुंबई विश्वविद्यालय की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई हैं।
देश के कई इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। देश भर के अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें बारिश से पैदा हुए हालातों को बयां कर रही हैं। देश के पहाड़ों पर मानसून की बारिश कहर बरपा रही है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के उधम सिंह नगर, चंपावत और नैनीताल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। उधम सिंह नगर जिले के गदरपुर, किच्छा, सितारगंज, खटीमा और नानकुमता तहसील क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर जल भराव के बाद 232 परिवारों के 850 सदस्यों को सुरक्षित स्थानों में ठहराया गया है। प्रभावितों को पेयजल और खाना सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उधर चंपावत जिले के टनकूपर बनबसा में बाढ़ से प्रभावित करीब 170 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया गया है। क्षेत्र के 36 पेयजल लाइनें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। जो सड़कें हमारी कट गई हैं या संपर्क टूट गया है, उनका संपर्क स्थापित करें। जहां भूस्खलन हो गया है, मलबा आ गया है, जहां संपर्क नहीं हो पा रहा है, पुल बह गए हैं, वहां पर कुछ वैली ब्रिज भेजे जा रहे हैं। उन सबको हमारा पूरा प्रयास है कि सबसे पहले जो है हमारा जो जनजीवन जो काफी प्रभावित हुआ है वो सामान्य। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी जोरदार बारिश हो रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 10 से 12 जुलाई तक प्रदेश के ज्यादातर स्थानों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 11 और 12 जुलाई को ऊना, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, सोलन, हमीरपुर, सिरमौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश के बहुत से क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई है और डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में मलराव में हैवी रेनफॉल भी रिकॉर्ड की गई है। वहीं अगर शिमला की बात करें सिटी की तो 44 mm के आसपास बारिश रिकॉर्ड की गई थी। कसौली, रामपुर, कुफरी, पंडो है, यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल थी और बाकी क्षेत्रों में हल्की बारिश रिपोर्ट की गई थी। इधर असम में पिछले कुछ दिनों में बारिश में कमी आई है, जिससे यहाँ की बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार आया है। लेकिन सोमवार को यहाँ 6 और लोगों की जान चली गई, जिससे इस साल बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 72 हो गई है। कुछ प्रमुख इलाकों में ब्रह्मपुत्रा और 8 अन्य नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। 27 जिलों के 91 राजस्व मंडलों के अंतर्गत 3000 से अधिक गांव में अभी भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है, जिससे 18 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। अकेले धोबरी जिले में अन्य सभी जिलों की तुलना में सबसे अधिक 4.7 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। प्रमुख प्रभावित जिले कछार, बारपेटा, दरांग, गोलाघाट और दक्षिण सलमारा हैं। राज्य भर में 543 राहत शिविरों में 48,000 से अधिक बाढ़ पीड़ितों ने शरण ली है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भारी बारिश के कारण सरयू नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। इधर बिहार में गंडक नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिससे गोपालगंज जिले में बाढ़ आ गई है। बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है, जिससे लोगों को घर से निकलने में काफी परेशानी हो रही है। उधर राजस्थान के उदयपुर के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। मूसलाधार बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया। वहीं भारी बारिश के कारण लोगों को घर से निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ओडिशा के पुरी शहर में झमाझम बारिश हुई। वहीं गुजरात के वडोदरा शहर के कई हिस्सों में बारिश के कारण सड़कों पर जल जमाव हुआ। मुंबई में रविवार देर रात से शुरू हुई बारिश लगातार जारी है, जिसके कारण पूरा महानगर पानी से सराबोर हो गया है। कोलाबा इलाके में सर्वाधिक 144.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। भारी बारिश के चलते मुंबई समेत पुणे, सिंधुदुर्ग और रायगढ़ सहित कई जिलों में अवकाश घोषित किया गया है। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम अरुणाचल प्रदेश, असम और ओडिशा में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अरुणाचल प्रदेश में तेज बारिश का सिलसिला जारी है, इसलिए यहां के किसान WRC धान की नर्सरी को जल भराव से बचाएं। जल भराव से बचाने के लिए किसान खेत के बाहर की तरफ थोड़ी गहरी नालियां खोद लें, ताकि फालतू पानी इन नालियों से होता हुआ बाहर निकल जाए। इसके अलावा धान की नर्सरी को
किसान प्लास्टिक शीट से भी कवर कर सकते हैं ताकि भारी बारिश के दौरान पानी खेत में कम गिरे। भारी बारिश के दौरान अरुणाचल प्रदेश के किसान धान की रोपाई कुछ समय के लिए रोक दें। इतना ही नहीं, भारी बारिश वाले इलाकों में बागों में फालतू पानी जमा न होने दें। असम की बात करें तो यहाँ के किसान भारी बारिश की संभावना को देखते हुए साली धान की नर्सरी की बुवाई फिलहाल के लिए रोक दें। बारिश में थोड़ी कमी आते ही बिना समय व्यर्थ किए धान की नर्सरी बोलें। असम के किसान सही समय पर केले की रोपाई भी कर लें। असम में इन दिनों केले के पौधों को सहारा देने के काम करें। नींबू वर्गीय पौधों, पपीते और जूट के पौधों को भी सहारा दें। मक्का, अदरक, हल्दी और सब्जियों के खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। ओडिशा की बात करें तो यहाँ के किसान इन दिनों धान की नर्सरी तैयार करने का काम कर सकते हैं। ओडिशा में खरीफ की मूंग, मक्का और अरहर की बुवाई जारी रखें। यहाँ के किसान कपास और मूंगफली की बुवाई भी कर सकते हैं। उत्तम किस्म की अरहर और कपास की बुवाई जल्दी पूरी कर लें। ओडिशा में खरीफ की सब्जियां बोने के लिए खेत तैयार करें। यहाँ के किसान खरीफ के बैंगन और मिर्च की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये मौसम भिंडी की बुवाई के लिए अनुकूल है। लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव। मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एडमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 8 जुलाई को प्याज का भाव रहा 2650 रुपए। 9 जुलाई को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और प्याज 2650 रुपए पर बिका। जबकि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इस बीच प्याज के भाव में तेजी रही। यहाँ 8 जुलाई को प्याज का भाव था 2500 रुपए। 9 जुलाई को इसके सौदों में 500 रुपए की बढ़त दर्ज की गई, जिसके बाद प्याज का भाव 3000 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। मध्य प्रदेश की भोपाल मंडी में 8 जुलाई को प्याज का भाव रहा 2710 रुपए। 9 जुलाई को इसके भाव 210 रुपए नीचे आए, जिसके बाद प्याज का भाव 2500 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। यहां 8 और 9 जुलाई को प्याज 2851 रुपए पर बिकी। महाराष्ट्र की दूसरी मंडियों में प्याज के भाव को देखें तो यहां मंगलवार को पुणे मंडी में प्याज का भाव रहा 2100 रुपए। खेड़ मंडी में प्याज 2500 रुपए पर बिकी।
जबकि इस्लामपुर मंडी में प्याज के सौदे 2550 रुपए पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। वहीं इसका असर कृषि उपज मंडियों में प्याज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो एडमार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में मक्का के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की जम्मूसर मंडी में 8 जुलाई को मक्का का भाव था 2000 रुपए। 9 जुलाई को इसके भाव में 200 रुपए की बढ़त दर्ज की गई, जिसके बाद मक्का का भाव 2200 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में सोमवार को मक्का का भाव रहा 2250 रुपए। मंगलवार को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 2250 रुपए पर बरकरार रहा। राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान मक्का के भाव में नरमी दर्ज की गई। 8 जुलाई को यहां मक्का 2455 रुपए पर बिकी। 9 जुलाई को इसके भाव 55 रुपए नीचे आए, जिसके बाद मक्का का भाव 2400 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की कमलागंज मंडी में मक्का के सौदों में बढ़त रही। 8 जुलाई को यहां पीली मक्का का भाव था 2120 रुपए। 9 जुलाई को इसके भाव में 30 रुपए की मजबूती देखने को मिली, जिसके बाद भाव 2150 रुपए पर पहुंच गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मक्का भी शामिल है। मक्का का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 2090 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 135 रुपए बढ़ाकर 2225 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। इस साल कुल मक्का की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 324,70,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 380,85,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 56 लाख टन कम है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। और आइए अब नजर डालेंगे कुछ और खबरों पर। खास खबर में रूस की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया के दौरे पर हैं। पीएम का वियना हवाई अड्डे पर शानदार स्वागत किया गया। वियना में होटल पहुंचने पर बड़ी संख्या में भारतवंशियों ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। इस दौरान मोदी मोदी के नारे लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियना में चांसलर कार्ल नेहमर से मुलाकात की। देश भर के अलग अलग राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा उपचुनाव के दौरान आज अलग अलग इलाकों से हिंसा की खबरें सामने आई हैं।
उत्तर प्रदेश में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर उन्नाव जिले के बेहटा जावर क्षेत्र में गढ़ा गांव के पास आज सुबह एक स्लीपर बस आगे चल रहे दूध टैंकर से टकरा गई। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है और 19 लोग घायल हैं। उत्तर प्रदेश में 20 जुलाई को एक ही दिन में 36.46 करोड़ पौधे लगाए जाने का एक नया रिकॉर्ड बनने वाला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में जेपी पथ के तीसरे फेज का उद्घाटन किया। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने नई दिल्ली में निजी क्षेत्र के बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2024 के लिए वित्तीय समावेशन इंडेक्स FII जारी किया। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।